पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी से शुरुआत का संकेत है। एसजीएक्स निफ्टी से धीरे धीरे कमजोरी बढ़ाता हुआ है। यहाँ पर 20 अंकों का नुकसान। स्टॉक्स जो एक्शन में रहेंगे, इनफैक्ट जो कल भी एक्शन में थे, उस पर एक नजर डाली जाए। उससे पहले बता दूं आपको किस तरह का माहौल एशियाई बाजारों में, इनफैक्ट हांगकांग और शंघाई के बाजार, चाइना के बाजार तो जबरदस्त मजबूती में आते हुए दिख रहे हैं। और जो कमजोर बाजार है, निक्केई या फिर स्ट्रेट टाइम्स या ताइवान, यहाँ पर भी कमजोरी कोई खास ज्यादा है नहीं। निक्केई जरूर 1% कमजोर है। इसका मतलब एक तो साफ है कि जितनी कमजोरी आपको अमेरिका में दिखी, उसका उतना बुरा असर इस वक्त एशियाई बाजारों में नहीं दिख रहा है। सिंगापुर के बाजार देखिए एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी उस लिहाज से बहुत ज्यादा कमजोर नहीं है, 1/4%। अपोलो टायर्स, इस स्टॉक पर सिद्धार्थ आपकी राय लेना चाहता हूं। और वजह यह है कि क्रेडिट स्विस ने कल यहां पर एक बड़ा सौदा किया है। 28 लाख शेयर खरीदे हैं 167 रुपए के आसपास, 167 में। और स्टॉक में कल अच्छा एक्शन दिखा था। कमजोर बाजार के बावजूद स्टॉक पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहा, मजबूती के साथ बंद हुआ है। क्या करना चाहिए? अपोलो टायर्स में अगर आप देखिए तो इसमें काफी अच्छा मूव है एंड वॉल्यूम्स आर ऑल्सो हाई। दो ये एफएनओ पर्सपेक्टिव से मैं ज्यादा क्लोजली ट्रैक नहीं करता हूं, लेकिन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये 190 की तरफ जा सकता है। अगर आप देखें तो अगर क्रूड ऑयल कम होता है तो इनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में भी, टायर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में भी गिरावट आती है। और ऑटो नंबर्स ठीक ठाक ही आ ही रहे, ओईएम्स एज वेल एज सेकेंडरी मार्केट। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में अच्छा उछाल दिख सकता है। 190 के आसपास इसमें बाउंस आ सकता है ट्रेडर्स के हिसाब से। और अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप देखो तो इसमें 220 के टारगेट्स आ सकते हैं। तो आई वुड बी पॉजिटिव इन दिस स्टॉक एंड इट हैज नथिंग टू डू विद एनी ब्रोकिंग फर्म कमिंग आउट विद एनी रिपोर्ट। राइट, तो पॉजिटिव है स्टॉक पर। और कल के सेशन में एक्शन भी दिखा, बड़े इन्वेस्टर्स बड़ी एफआईएस खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। देखेंगे आज किस तरह का फॉलो अप एक्शन अपोलो टायर्स में दिख रहा है। लेकिन बाजारों के खुलने की तैयारी, प्री ओपनिंग सेशन में पहले टिक हरे निशान के साथ 170 अंक ऊपर, सेंसेक्स अब 100 अंक ऊपर है। 27 अंकों की मजबूती निफ्टी पर 8500 के पार खुलता हुआ। और वजह है डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक 3% ऊपर, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3% ऊपर। आज अपने मंथली सेल्स नंबर्स पेश करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा। एचडीएफसी बैंक में थोड़ी मजबूती, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंडाल्को पॉजिटिव शुरुआत करने की तैयारी में आज अपनी इनिंग्स की। लेकिन टॉप परफॉर्मर इस वक्त दिखेगा आपको अल्ट्राटेक सीमेंट 4% के गेंस के साथ। एक्सेल टेक और विप्रो दो कमजोर हैं, 2% और 1% के नुकसान के साथ। जिस तरह से कमजोर गाइडेंस एक्सेल टेक्निकल देर शाम दिया, आज आईटी शेयरों पर देखना होगा किस तरह का दबाव बनता है। लेकिन दबाव क्या करेंसी मार्केट में भी बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि कल रुपए ने, माफ कीजिएगा, डॉलर ने मजबूत शुरुआत की थी। लेकिन आज हम ही काम कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, 4 दिन की छुट्टी है बाद में। लेकिन फिलहाल आज करेंसी मार्केट बंद है। और मेरे ख्याल से फिर इस लिहाज से शायद डेट मार्केट भी बंद होने चाहिए। आज करेंसी मार्केट और डेट मार्केट जनरली साथ साथ ट्रेड करते हैं। तो ये एक बैंक हॉलीडे की वजह से यहाँ से संकेत नहीं है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल वैसे भी बाजार रुपए की चाल पर ज्यादा रिएक्शन देता नहीं है। चलिए रिएक्शन जिन स्टॉक्स में होगा उन पर राय ली जाए। एपीएल, अपोलो ट्यूब्स, ये एक स्टॉक है। और जय, आपसे राय लेना चाहता हूँ चार्ट पर। 1,60,000 शेयरों की एक खरीद की है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 392 रुपए में। कल के सेशन में स्टॉक 400 रुपए के आसपास था। ये स्टॉक है, इंटरेस्टिंगली एक लंबा चार्ट इसका मैं आपके सामने लेकर आता हूं। मेरे ख्याल से अगर एक साल भर का चार्ट देखा जाए तो आइडिया लगेगा कि किस तरह की तेजी हुई है। दूसरा ये कि इसमें लगातार कुछ न कुछ फंड्स खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। थोड़े थोड़े दिनों में बड़े ब्लॉक्स होते हुए नजर आते हैं। 392 रुपए पर कल एक ये एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है। एक साल भर का अगर चार्ट आपके सामने हाजिर करें तो वो इस बीच आप चार्ट पर बताएं क्या सिचुएशन। 110% का रिटर्न है। बिल्कुल बिल्कुल नलिन जी, इसमें एक बहुत ही अच्छा हमें रिटर्न्स देखने मिल चुका है। इनफैक्ट बॉटम से अगर ये स्टॉक में देखें तो ज्यादा करेक्शन इनफैक्ट देखने ही नहीं मिला है। और अभी काफी समय से ये स्टॉक एक अच्छी चैनल में अपवर्ड चैनल में ट्रेड कर रहा है। आई थिंक लोअर लेवल्स पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलता है ये स्टॉक को। तो आई थिंक जब तक ये स्टॉक अब 350 के 340 के नीचे क्लोज नहीं देता, आई थिंक ये इसका हार्ट ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगा। और ऊपर की तरफ आई थिंक 450 से लेकर 500 के लेवल्स भी आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। मैं आई थिंक थोड़े भी डिप्स देखने मिले अगर ये स्टॉक में, तो आई थिंक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। 450 के लेवल्स, 450 to 500 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं ये स्टॉक पर हमें। ओके, तो 450 to 500 तक के लेवल्स यहाँ पर साफ दिखाई देंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग स्पेस रह सकती है, इंटरेस्टिंग स्टॉक रहेगा जहाँ पर लगातार फंड्स की ओर से खरीदारी आई है। देवांग, क्या आप कल्पतरू पावर ट्रैक करते हैं? इनको करीब 800 करोड़ का ऑर्डर हाथ लगा है। जी नहीं हर्षदा, कल्पतरू पे कोई कवरेज नहीं है। टेक्निकली आपकी कोई राय? आई थिंक हर्षदा, कल्पतरू पावर एक अच्छा स्टॉक है। इनफैक्ट ये स्टॉक में अच्छा मोमेंटम अपवर्ड हमें देखने मिला है। थोड़ा एक करेक्शन देखने मिला है, बट आई थिंक एट द लोअर लेवल से काफी अच्छे सपोर्ट है। अगर ये स्टॉक यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ आई थिंक 225 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर से हमें इसमें 260 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं।
ओके, ये रहा जाती कल तरू पावर पर यहाँ से भी तेजी का मुकाम बन सकता है। एविएशन, देवांग राय दीजिए, आईओसी ने जो 2% फ्यूल कट किया है। एक और बात ये एविएशन स्टॉक में बताइए, स्पाइस जेट को लेकर क्या क्यों व्यू बदल रहा है क्या? क्योंकि प्रोमोटर्स बदल चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे कंपनी में कैपिटल इन्फ्यूजन लगातार हो रहा है, दिक्कतों से बाहर निकल रही। तो ऐसे में और राकेश झुंझुनवाला ने बहुत नीचे के लेवल पर स्टॉक खरीदा, मेरे ख्याल से उसके बाद तो कितना 13-14 रुपए में लिया, 22 रुपए। क्या 22 रुपए में ये स्टॉक खरीदने लायक है निवेश के लिहाज से, या फिर जेट खरीदेंगे, या दोनों नहीं? और तीसरा जो इंडिगो का आईपीओ आएगा उस पर नजर रखेंगे? नहीं, आई थिंक कुछ नहीं करूंगा, खाली एयरलाइंस में फ्लाई करूंगा। मैंने दिया नहीं था, एबीसी एयरलाइंस में खाली फ्लाई करूंगा। तो आई थिंक नहीं, एविएशन सेक्टर सीरियसली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप देखें तो आए दिन सेल अनाउंस होते हैं, एकदम लो कॉस्ट एयरलाइंस का बेनिफिट लोग लेते हैं ट्रैवल के लिए, बट मुझे नहीं लग रहा है टिकट खरीदे, सस्ते टिकट खरीदे वहां पर ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन किन दूसरे स्टॉक्स पर आज आपकी नजर होनी चाहिए जहां पर ट्रेड का एक अच्छा मौका है? सोनम हमारे साथ जुड़ रही हैं। सोनम, बताइए क्या है आज, ज्यादा तेजी या फिर बिकवाली के कॉल्स भी हैं? आज मिला जुला रुझान है बाजार पर, कुछ खरीदारी तो कुछ बिकवाली के मौके लेकर आई हूं। सबसे पहला कॉल है ग्लोब कैपिटल लिमिटेड के नीरव अखाड़ा का, जिन्होंने खरीदारी की सलाह दी है बीपीसीएल पे। उनका मानना है चार्ट्स पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ब्रेक किया है, अपसाइड मूवमेंट यहां पर कंटिन्यू होगी, तो 3 से 4 दिन के लिए शेयर में खरीदारी करके चलिए। लक्ष्य रहेगा 840 रुपए का। हमारा दूसरा कॉल है जेके व्यू .com के जेके दोषी का, जिन्होंने बिकवाली की सलाह दी है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर। उनका मानना है जो बेयरिश ट्रेंड है उस शेयर में कंटिन्यू होगा, तो बिकवाली करके चलिए। 3 दिन के लिए लक्ष्य रहेगा 422 रुपए का। हमारा तीसरे और चौथे कॉल के लिए बने हुए हैं शेर खान के जय ठक्कर। गुड मॉर्निंग सर, कहिए आज आपके 2 कॉल्स कौन से रहेंगे? फर्स्ट कॉल रहेगा ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर पे। आई थिंक इसमें एक अच्छा ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हमें देखने मिला है, तो ऊपर की तरफ हमें 6500 के टारगेट देखने मिल सकते हैं ये स्टॉक में। और सेकंड रहेगा M&M, जिसमें आज डेफिनेटली एक न्यूज है, बट द वे चार्ट इज फॉर्म्ड, आई थिंक इसमें एक अगर थोड़ी भी हमें राइज देखने मिले तो शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करनी चाहिए फ्यूचर्स में। आई थिंक ऊपर की तरफ 1220 से लेकर 1225 के एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस, आई थिंक एट दोज लेवल्स अगर मिलता है फिर से, तो ये स्टॉक को सेल करना चाहिए। ऑन द लोअर साइड आई थिंक ये ट्रायंगल पैटर्न ऑन द लोअर साइड टूटेगा तो हमें आने वाले समय में 1140 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। शुक्रिया जय, आप हमारे साथ बने रहे। हमारा आखिरी कॉल आके ग्लोबल के राकेश बंसल का है, जिन्होंने बिकवाली की सलाह दी है हिंडाल्को पे। उनका मानना है चार्ट्स पर एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, जो बेरिश पोजीशन है काउंटर में वो कंटिन्यू होगी, तो बिकवाली करके चलिए 2 से 3 दिन के लिए। ओके, तो ये फिलहाल कॉल्स एक मिक्स्ड ट्रेड की सलाह हमारे जानकारों ने दी है। अपॉर्चुनिटीज, तेजी और मंदी दोनों की आज के बाजार में। गैस कंपनियां रेडार पर रहेंगी, क्योंकि सरकार ने वो नेचुरल गैस के दाम तय कर दिए जो पहले $5.61 प्रति MMBTU था, इससे कम करके $5.17 के आसपास लाया गया है। और नेट कैलोरीफिक वैल्यू पर ये तय किए गए हैं दाम। अब IGL ने कहा है कि इस प्राइस के रिडक्शन से वो कंज्यूमर के लिए भी दाम घटाएंगे। क्या इम्पैक्ट रहेगा इन कंपनियों पर, क्योंकि रिलायंस जैसी कंपनियां इन्वॉल्व है, ऑयल इंडिया, ONGC, IGL, क्या स्थिति रहेगी? मुझे लग रहा है हर्षदा, कुछ दिन पहले ही ये न्यूज फ्लोट हुए थे कि रिडक्शन तो होने ही वाला है, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस अगर नीचे हुए हैं तो उसके साथ अगर पैरिटी आपको करनी है तो नीचे आने वाला था। और मुझे लग रहा है काफी सारे स्टॉक्स जो अभी आपने डिस्कस किए उनमें इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है। दिस इज मोर और लेस, मुझे लग रहा है लोगों को ये पता था। तो मुझे आज नहीं लग रहा है कि ये कोई भी स्टॉक इतना कोई नेगेटिवली ज्यादा रिएक्ट करेगा। इनफैक्ट नेगेटिवली अगर रिएक्ट करे तो ONGC जैसे स्टॉक्स अभी मुझे लग रहा है कि स्क्रीमिंग बाय वैल्यूएशन के आसपास आ रहे हैं। जैसे ही सब्सिडी बर्डन वगैरह की और क्लैरिटी दी जाएगी, मुझे लग रहा है ये स्टॉक अच्छा बाउंस बैक कर सकते हैं। तो आई थिंक सिलेक्टिवली इसमें कुछ स्टॉक्स है जो आपके बाइंग लिस्ट में होने चाहिए, लाइक ONGC। रिलायंस भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी पेश कर रहा है, क्योंकि बाकी जो भी मैं कल भी रिपोर्ट्स पढ़ रहा था उसमें भी कह रहे हैं कि अगर नेक्स्ट 2-3 साल में अगर कैपेक्स ठीक से हुआ तो आई थिंक प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा हो सकता है। तो सिलेक्टिवली हम बायर्स रहेंगे इस स्पेस में अगर अच्छा फॉल आता है तो। ओके, सिलेक्टिवली खरीदारी करने की राय यहाँ पर सारे शेयर पर बनेगी। लेकिन हम इसके अलावा एक और स्टॉक है मैग्मा फिनकॉर्प, जहां पर कल कुछ बड़े ट्रेड्स होते हुए दिखे। 92-93 लाख शेयरों के लगभग इसी प्राइस पर 92 रुपए के आसपास ही। और इंडिया कैपिटल फंड ने बिकवाली की, कैंट रिसोर्ट कोई एक और कंपनी जिसने खरीदारी की है। मैग्मा फिनकॉर्प चार्ट पर कैसा दिख रहा है? चार्ट्स पर अनिल जी काफी वीक दिखता है ये स्टॉक। इनफैक्ट जब मैं इसकी वीकली चार्ट देखा कल डेफिनेटली एक अच्छा मूव हमें देखने मिला था, बट ऑन द हायर साइड अराउंड 113 के आसपास इसका बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है। आई थिंक जब तक वो नहीं निकलता, आई थिंक ऑन द लोअर साइड ये फिर से 75 to 80 के लेवल्स फिर से टेस्ट कर सकता है। तो काफी वीक लग रहा है वीकली चार्ट्स पर ये।
ओके, तो यहाँ पर कुछ कमजोरी टेक्निकल बेसिस पर दिखाई दे रही है। सिद्धार्थ, रैनबैक्सी जो ट्रेड से एग्जिट करेगा अप्रैल 6 के दिन, यानी कि सोमवार को, यानी कि आज ही अकेला ट्रेड का मौका है, और एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स इसके 11 तारीख को एक्सपायर होंगे। तो आप ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगे? पोजीशंस अब एक्टिव अगर लेनी है तो सन फार्मा में ली जाए? या ऑफ कोर्स, अगर आपका पोजिशनल ट्रेड आप करते हो तो इट मेक्स मोर सेंस टू टेक पोजिशन सन फार्मा। लेकिन मुझे लगता है कि जितना मोमेंटम या जितनी वोलेटिलिटी रैनबैक्सी और सन फार्मा में आनी थी वो आ चुकी है। ऑब्वियसली रोल ओवर्स रैनबैक्सी में बहुत ही कम हुआ है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। तो मैं रैनबैक्सी में कोई पोजीशंस लेने की सलाह नहीं दूंगा। और एज फार एज डायरेक्शनल व्यू अगर मुझे फार्मा पे लेना है तो सन फार्मा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वोंट बी अ प्रेफर्ड पिक। ये राय थी। लेकिन सिद्धार्थ, इसी के साथ बैंकिंग शेयरों पर क्या राय है आपकी, और कोई ऐसा बैंक जहां पर आज लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे आप? हाँ जी, बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि एक दायरे में रहेगा अप्रैल सीरीज में। रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 18,700 18,800 के आसपास रेसिस्टेंस रहेगा, और सपोर्ट इज अराउंड 17,400 17,500। तो ये 1,000-1,200 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी चलेगा। आईसीआईसीआई बैंक और पीएसयू बैंक्स में बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस है। इफ आई क्लब मेरा निफ्टी व्यू जो मुझे पॉजिटिव लग रहा है, तो इसमें एट लोअर लेवल्स एक खरीदारी या शॉर्ट कवरिंग आ सकती है पीएसयू बैंक्स में और आईसीआईसीआई बैंक में, बिकॉज वहां पे शॉर्ट ज्यादा बनी हुई है। अगेन दैट इज नॉट अ प्रेफर्ड पिक। मेरा ओपिनियन ऑन इंडेक्स इज दैट कि जिस तरह से मार्केट ने डिप्स और फॉल्स मार्च सीरीज में देखे थे, अप्रैल सीरीज में ऐसे बड़े झटके मार्केट में नहीं आएंगे। और अगर नीचे के स्तर पे 8200 8300 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेता है, तो जो स्टॉक्स खास करके बैंकिंग में जहां पे शॉर्ट पोजीशन है वहां पे 5 डेज 6 डेज पर्सपेक्टिव से ट्रेड्स बनते हैं शॉर्ट कवरिंग के हिसाब से। तो मिला जुला ट्रेड मैं करूंगा अप्रैल सीरीज में, जहां हम स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स में काफी इनएक्टिव थे मार्च सीरीज में, वेयर आई वाज सेइंग दैट इट इज गेटिंग डिफिकल्ट टू ट्रेड। मुझे लगता है अप्रैल सीरीज में अच्छा खासा ट्रेडिंग करके पैसा बनाया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर तेजी का ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा अप्रैल सीरीज में, और पैसे कमाने के मौके ऑफ कोर्स दिखेंगे बाजार में। ई क्लर्क्स एक शेयर आपके लिए हाजिर करेंगे, जहां पर 1600 का भाव हमने देखा है। प्री ओपन सेशन में 1% के गेंस दिखा रहा है। इन्होंने एक इटालियन कंपनी CLX को एक्वायर किया है, 25 मिलियन यूरो, लगभग 170 करोड़ का वो सौदा होता हुआ दिखाई देगा, और ये ऑल कैश डील है। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ई क्लर्क्स के पास इतना सारा कैश पड़ा रहेगा, लेकिन वो साफ है। क्या चार्ट पर स्थिति है? हर्षदा, काफी समय से ये स्टॉक काफी एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, और इसमें एक पैटर्न अगर देखा जाए तो एक अच्छी रेक्टेंगल पैटर्न फॉर्मेशन हमें उसमें से ब्रेकआउट देखने मिला है, और विथ वॉल्यूम्स और अच्छा खासा बाई क्रॉसओवर देखने मिला है मोमेंटम इंडिकेटर्स में भी। सो आई थिंक जब तक अभी ये स्टॉक 1515 के नीचे क्लोज नहीं देता, ऊपर की तरफ इसके पैटर्न के टारगेट सारे करीबन 1920 के। सो ऐसे मार्केट्स में जहां पे अच्छे मूव्स और वॉलेटिलिटी देखने मिल रही है, आई थिंक उनमें से ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है, जहां पे बाई पोजिशन इनिशिएट करनी चाहिए। सिद्धार्थ, अदानी पावर और अदानी एंटरप्राइजेज, इन दो स्टॉक्स पर आपसे कोई ट्रेडिंग अगर एक्शन दिखता है आपको तो वो बताएं, क्योंकि अदानी पावर के लिए खबर ये आ रही कि हरियाणा का जो इनका एक कोर्ट केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी राहत दी, ऐसा लग रहा है, परमिशन दे दी है। वहां पर जो टैरिफ को लेकर, कॉम्पनसेटरी टैरिफ को लेकर जो इन्होंने एक केस फाइल किया था। दूसरा, अदानी एंटरप्राइजेज को लेकर नेगेटिव खबर ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो इनके कोल माइंस है उसको लेकर थोड़ा सा विवाद बढ़ता हुआ दिख रहा है, और वहां पर कुछ लीगल केसेस होते हुए दिखे। दोनों स्टॉक को कैसे ट्रेड करेंगे? अनिल जी, आई एम नॉट सो वेरी एक्टिव अभी अदानी एंटरप्राइज ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस जो कि ज्यादा जिसमें ओपन इंटरेस्ट होता है उसका अगर मैं आपको बताऊं, तो इसमें जो करेक्शन आया था 700 के लेवल के आसपास से और शॉर्ट पोजीशंस बनी थी, वो शॉर्ट पोजीशंस अप्रैल सीरीज में रोल ओवर नहीं हुई है। यानी कि जो मंदी कर रहे थे वो उन्होंने अपनी पोजीशंस काट दी है। 600 के आसपास स्टॉक को सपोर्ट है, और ये नेगेटिव न्यूज पर्टेनिंग टू माइनिंग आप बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसका शायद इंपैक्ट आएगा, तो भी ये स्टॉक शायद 1-2-3% नीचे आएगा। मुझे बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं लग रहा है अदानी एंटरप्राइजेस में, लेकिन विल आई गो लॉन्ग? आई थिंक देयर आर मच बेटर आइडियाज देन अदानी एंटरप्राइजेस। ओके, क्या बेटर फिर ट्रेड्स
ऑटो कंपनियों में दिखेंगे, स्पेशली अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां, क्योंकि आज वो नंबर्स आने वाले हैं सेल्स के, और हमने देखा वैसे भी एमएचसीवी साइकिल, सीवी साइकिल में इंप्रूवमेंट है, तो क्या कुछ तेजी का ट्रेड? डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड बनता है अशोक लेलैंड में हर्षदा, एक अच्छा मोमेंटम उसमें ये स्टॉक में देखने मिला है और हमें फिर से ये स्टॉक नए हाईस पे देखने मिला है। सो अनडाउटेडली एक ऐसा स्टॉक है जो कंटिन्यूअस मोमेंटम में मूव हुआ है अशोक लेलैंड, और इसमें बाई पोजीशन इनिशिएट यहां से भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय आती है। लेकिन टेलीकॉम स्टॉक्स जो अच्छे रनअप में दिख रहे हैं, सिद्धार्थ कहीं कोई ट्रेडिंग बेट आपकी? आइडिया अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट एक ब्रेकआउट अबाउ 188, 190 अगर आता है तो इसमें और ज्यादा अपसाइड की गुंजाइश है। तो अगर पॉजिटिव बायस से अगर मुझे टेलीकॉम स्टॉक्स में अगर किसी में ट्रेड करना है तो आइडिया वुड बी प्रेफर्ड पिक ओवर भारतीय नारको। ओके, तो आइडिया में खरीदारी का मौका एक बन सकता है, ये राय आती हुई ट्रेडिंग स्टॉक्स पर साफ तौर पर सिद्धार्थ की तरफ से। चलिए, शुरुआत होने की तैयारी है भारतीय बाजारों की। संकेत क्या मिल रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन से वो देख ले। सुस्ती के संकेत है, लेकिन सुस्ती ठीक है क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी में 20 पॉइंट की कमजोरी है और उसके मुकाबले में निफ्टी में सिर्फ 7 पॉइंट की कमजोरी, और सेंसेक्स खुलेगा 3 अंक नीचे। ये संकेत लिए हैं हमने प्री ओपनिंग सेशन से। तो और बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट खुलता हुआ दिख रहा है, मिड कैप इंडेक्स एकदम फ्लैट खुलता हुआ दिख रहा है, तो वहां पर कोई खास बदलाव किसी तरह के होते नजर नहीं आ रहे। अब एक्शन कहां रहेगा वो देख ले। पहले दिग्गजों की बात कर लें। दिग्गजों में एक्शन दिख रहा है साफ तौर पर फार्मा स्टॉक्स में डॉक्टर रेड्डीज एक अच्छी तेजी आज भी दिखा सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक में कुछ मजबूती हो सकती है, लेकिन कमजोरी का माहौल जो दिख रहा है वो आईटी शेयरों में। एचसीएल टेक 3.5% के कट के साथ टॉप लूजर है। इन्फोसिस, विप्रो भी कमजोर शुरुआत करने के आसार दिखा रहे हैं। प्राइवेट बैंक्स एक्सिस, यस, इंडसइंड, आईसीआईसीआई ये सब नेगेटिव खुलने के संकेत दे रहे हैं, तो प्राइवेट बैंक्स देखना होगा क्या वहां पर कमजोरी होती है। अब आइए खबरों वाले शेयरों पर, और यहां पर कल्पतरू पावर 7% की मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है, लेकिन स्टार सेक्टर जो रहेगा आज वो होगा फर्टिलाइजर, क्योंकि प्री ओपनिंग सेशन में सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स ऊपर हैं। एनएफएल 5%, चंबल 4%, आरसीएफ 4%, फैक्ट 3%, इन सारे स्टॉक्स में एक्शन दिखेगा आज के। तो पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई 30 अंक ऊपर सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 12 अंकों के नुकसान के साथ शुरुआत की। शांत शुरुआत सेंसेक्स और निफ्टी की होती हुई दिख रही है इस वक्त। आइए स्टॉक्स पर नजर डालिए। डॉक्टर रेड्डीज टॉप गेनर 0.25% की तेजी के साथ, कोटक महिंद्रा बैंक में 1% की तेजी, एनटीपीसी और सेसा स्ट्रेट आधा % मजबूत खुलते हुए। एचसीएल टेक का नुकसान सीमित है 2% तक, और इसके अलावा एनएमडीसी में नुकसान है 1% का। इन्फोसिस, विप्रो कमजोर है, पीएसयू बैंक्स कमजोर है। आप देखिए पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई तीनों ही कमजोर खुलते हुए दिखे हैं। इसके अलावा एक्सिस, यस यहां पर भी कमजोरी के साथ शुरुआत हुई। तो प्रेशर सबसे ज्यादा जो बनता दिख रहा है वो आईटी और बैंक से आता हुआ दिख रहा है। दिग्गजों में रिलायंस 1% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। ये एक और स्टॉक है जो एक्शन में नेगेटिव साइड पर दिख रहा है। आइए वायदा कारोबार की तरफ कहां एक्शन है। एचसीएल टेक तो हमने बात की 2.5% नीचे आई, लेकिन कुछ मिड कैप स्टॉक्स इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं कमजोर। पीटीसी 2% नीचे, टीवीएस मोटर्स 1.5% नीचे, जेन इरिगेशन 1.25% नीचे, हेक्सावेयर कमजोर है। ये मिड कैप स्टॉक से जो कमजोर है, लेकिन मजबूत शेयरों की बात करें तो कोई खास नहीं। डॉक्टर रेड्डीज जरूर एक है 1.5% ऊपर। यह है रुझान शुरुआती कारोबार का। 35 अंक नीचे सेंसेक्स, निफ्टी 20 अंक नीचे, और मिड कैप इंडेक्स एकदम फ्लैट है। बैंक निफ्टी लगभग 0.5% कमजोर। हर्षदा, आपको कहाँ एक्शन दिखा रहा है? यहाँ पर अनिल मिड कैप काउंटर्स में कई ऐसे काउंटर्स हैं आज जिनमें खबरों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ई क्लर्क्स जिसकी हम बात कर रहे थे, इन्होंने एक इटालियन कंपनी को एक्वायर किया है। ऑल कैश डील 3.5% की तेजी स्टॉक में आई है। एपीएल अपोलो ट्यूब्स जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, फंड एक्शन काफी स्ट्रांग होता हुआ स्टॉक 6% भागा है। जुआरी एग्रो, इनका जो कॉस्ट है वो गैस पूलिंग के चलते 40% कम होगा, तो उसका फायदा जुआरी एग्रो के शेयर में बनता हुआ साफ तौर से दिखाई दिया, जैसे अनिल भी कह रहे थे। दूसरे काउंटर्स हैं आरसीआईएफ, एनएफएल एंड द लाइक्स, जिसमें अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। कल्पतरू पावर के हाथ 835 करोड़ का ऑर्डर लगा है, तो स्टॉक आज उछला है, 6% के गेन्स हैं। इसके साथ साथ आप देखिए बीईएल जैसे काउंटर्स में खरीदारी बनती हुई, इसमें यहाँ पर लगभग वॉल्यूम पिकअप थोड़ा बहुत बनता हुआ दिखाई दिया। गॉडफ्रे फिलिप्स करीब 2% के गेन्स दिखा रहा है आज के ट्रेड में। दूसरे काउंटर्स में पारसनाथ डेवलपर शामिल है 3% ऊपर। सिंटेक्स, मैग्ना फिल्म कॉर्प
ये भी फंड एक्शन के चलते एक्टिव रहा है पिछले कुछ दिनों में, तो 1% बढ़ा है ये शेयर। जयकुमार इंफ्रा कल भी एक्टिव था, आज फिर करीब 1% तक की तेजी बनती हुई दिखाई दी है। पिपावाव डिफेंस, एल्स्टॉम इंडिया, अपोलो टायर्स, ये कुछ काउंटर्स जहां पर खरीदारी बनती हुई दिखने को मिली है। टाटा स्पंज जैसे स्टॉक्स आज फिर से एक्टिव होते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि बिक्वाली का भार आज देखिए सद्भाव इंजीनियरिंग में दिख रहा है, करीब 1% का नुकसान। इनफैक्ट अपनी सब्सिडी को लिस्ट करने की तैयारी में है, उधर दबाव आया है। टीवीएस मोटर में एक सेल कॉल, क्रॉम्पटन ग्रीव्स 1% नीचे, सुजलॉन, ओबरॉय रियल्टी, इलाहाबाद बैंक, एनबीसीसी, इन काउंटर्स में हमने देखा थोड़ी बहुत बिक्वाली का दबाव है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी कंपनी कुछ फंड्स रेज करने की कोशिश में है, 10 से 15% इक्विटी बेच सकते हैं यहाँ पर प्रमोटर्स, लेकिन स्टॉक में किसी तरह का उत्साह नहीं देखने को मिला। आधे % के नुकसान के साथ ट्रेड बनते हुए दिखाई दिए। पिछले कई दिनों से एक्टिव, स्पार्क जैसे काउंटर्स और बिंदो फार्मा जैसे काउंटर्स में आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दी है। क्या एविएशन काउंटर्स में एक अच्छी खासी उड़ान देखने को मिल रही है, वो आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। याद रखिए आईओसी ने 2% एटीएफ के दाम कम किए हैं, तो स्पाइस जेट लगभग 1% के गेंस दिखा रहा था पहले, अब सिर्फ आधे % की ही बढ़त है। जेट को ज्यादा फायदा मिलता हुआ आज करीब 1.5% तक का इजाफा देखने को मिला है। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है थोड़ी सी एक्टिविटी आज बनती हुई दिखाई दी है। फार्मा स्टॉक्स में डॉक्टर रेड्डीज और बायोकॉन अब भी टॉप गेनर है वायदा कारोबार में। आज यहां पर मजबूती, एचपीवीपी, आईओसी मजबूत खुले हैं, यहां पर तेजी बरकरार है। अपोलो टायर्स में तेजी बरकरार है। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो साफ तौर पर एक्शन पर हैं पॉजिटिव साइड में आज के सेशन में। आइए अब यहां पर नजर डालें कुछ और स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन अब थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पॉजिटिव साइड पर, और उनमें जुआरी एग्रो अब 10% के आसपास की तेजी दिखाता हुआ। फर्टिलाइजर स्टॉक सारे मजबूत है। जय, अगर चार्ट्स पर पूछूं आपको, क्योंकि फंडामेंटल राय तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर दे ही चुके हैं देवांग, लेकिन चार्ट्स पर अगर आपको एक स्टॉक पसंद करना हो, क्या होगा वो? आरसीएफ, एनएफएल, फैक्ट, कहां खरीदारी करेंगे आप? अनिल जी, ये सारे स्टॉक्स में आई थिंक आरसीएफ अब उसमें काफी करेक्शन हमें देखने ऑलरेडी मिल चुका है, और बॉटम से अगर मैं स्टॉक जब देख रहा हूँ चार्ट्स पर, एक अच्छी 5 वेव राइज के बाद एक उसमें करेक्शन देखने मिला, ऑलमोस्ट 50% करेक्शन देखने मिल चुका है प्रीवियस रैली का। आई थिंक यहाँ पे अगर किसी को 3 to 6 मंथ्स के लिए अगर ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आई थिंक उसमें 75 to 80 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। आरसीएफ में अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव अगर इसे बाय करना है तो आई थिंक अराउंड 63 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। ओके, तो ये फिलहाल एक स्टॉक परफॉर्मर रह सकता है गोइंग फॉरवर्ड। जुआरी एग्रो, क्या फंडामेंटल्स इसके ज्यादा स्ट्रांग है बाकी प्लेयर्स के मुकाबले? देवांग, आई थिंक स्टॉक कवरेज में नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा, मैं भी जितना पढ़ रहा था उसके हिसाब से लग रहा था कि उसको सबसे बेनिफिट ज्यादा होता है इसके चलते, जो गैस प्राइस पुलिंग के चलते, तो आई थिंक उसका बेनिफिट वो रीप कर रहा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि कवरेज में नहीं है, सो बाई या सेल कॉल नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जेएसडब्ल्यू एनर्जी 1.5% कमजोर हुआ है, और सिद्धार्थ इस पर आपसे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि क्यूआईपी लाने की घोषणा की जा रही कंपनी की तरफ से। लगभग 2000 करोड़ का एक डाइल्यूशन हो सकता है 10 से 15% इक्विटी बेचकर। क्या करना चाहिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी में? जी, आई डोंट ट्रैक क्लोजली, और स्टॉक को अगर आप देखोगे तो एक कंसोलिडेशन फेज में ही है। मुझे नहीं लगता इसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इमीडिएटली आएगा। हालांकि 2 दिन में वॉल्यूम्स काफी तगड़े हुए हैं, बट कुछ व्यू नहीं है मेरा उसमें। पर जय, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, आई थिंक हर्षदा इसमें 127 के आसपास बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है। काफी समय से जब देख रहा हूं मैं चार्ट्स पर, ये लेवल्स निकाल नहीं पा रहा ऊपर की तरफ, और आई थिंक कंटिन्यूसली एक लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन देखने मिला। इसके इंडिकेटर्स में भी एक अच्छे सेल क्रॉसओवर देखने मिले। आई थिंक ऑन द लोअर साइड अगर ये 110 तोड़ता है तो आई थिंक अगेन इट कैन स्लिप टू 102 लेवल्स। वो लेवल्स पे फिर से बाई इनिशिएट कर सकते हैं, बट फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स आई थिंक 127 के स्टॉप लॉस से सेल करना चाहिए, एंड देन अगेन ट्राई टू बाय अराउंड 102, 103 लेवल्स। जैन इरिगेशन ने करीब 100 करोड़ रुपए रेज किए हैं, इनकी जो सस्टेनेबल आर्म यूनिट है, और करीब 20% स्टेक मांडला कैपिटल ने खरीदा है, और वहीं से शायद 100 करोड़ हाथ लगते हुए करीब 2% ऊपर है वो स्टॉक। काफी दिनों बाद किसी तरह की न्यूज फ्लो जैन इरिगेशन स्क्रीन पर आया है। देवांग, क्या सलाह होगी, क्योंकि अब ऑफ कोर्स ये पूरा समर में हम देखते हैं कि ड्रिप इरिगेशन का कितना फायदा, ऑफ सेल्स इनकी बढ़ती है, क्या कॉल? आई थिंक अगेन यहाँ यही है कि काफी समय से स्टॉक ओवर प्रॉमिस करता है और अंडर डिलीवर करता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स वगैरह की अगर बात करें तो नेचुरली अगर पूरा सिनेरियो चेंज होता है इंडस्ट्री के लिए, और अगर एग्रीकल्चर के लिए काफी जो बूस्ट की बात कर रहे हैं, तो जैन इरिगेशन एक बेनिफिशियरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टॉक्स ये यूनिवर्स में अवेलेबल नहीं है, तो इसको एक वैल्यूएशन मिल सकता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं कहूंगा, मुझे कोई फंडामेंटली हम कन्विंस नहीं है, इस समय पे अवॉइड कर सकते हैं। ओके, दूर रहने की सलाह फिलहाल इस स्पेस से इस समय। ओके, तो फिलहाल ये राय आती है इन स्टॉक्स पर। और
पीटीसी के चार्ट्स देखकर बताएं यहाँ पर आज कमजोरी किस वजह से और कितना और एक्शन इसमें देख सकता है। 2% नीचे है स्टॉक आज। बिल्कुल अनिल जी, इसमें एक ऑलरेडी ब्रेकडाउन हमें काफी पहले ही देखने मिल चुका है ये स्टॉक में, और एक फॉलोअप सेलिंग हमें देखने मिल रही है ये स्टॉक में। आई थिंक जो हिसाब से इसमें एक ट्रायंगल पैटर्न से नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने मिला था, ये स्टॉक में मिनिमम हमें जो लेवल्स देखने मिल सकते हैं दैट कम्स टू अराउंड 60। सो आई थिंक 60 के आसपास अगर ये स्टॉक फिर से हमें स्टेबल होते हुए दिखे तो आई थिंक इसमें बाय इनिशिएट करना चाहिए, तब तक अवॉइड दिस ऑन द लॉन्ग साइड। HCL टेक को स्क्रीन पर लाते हैं, 2.5% नीचे है। जैसे हम आपको बता रहे थे सुबह में ही कि कंपनी ने कहा है कि क्रॉस करेंसी का असर खराब पड़ रहा है मार्जिन्स पर और लगभग 3% का हिट देखने को मिल सकता है। स्टॉक आप देखिए इतना ज्यादा टूटा नहीं है, महज 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है, अब 3% की ओर रुख कर रहा है। क्या इसका असर इन्फोसिस, TCS, विप्रो जैसे प्लेयर्स पर भी पड़ता हुआ दिखाई दिया है? वो भी स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। विप्रो लगभग 1% नर्म है आज के कारोबारी सत्र के शुरुआत से ही। दूसरे काउंटर्स में भी आप देखिए TCS हल्का पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करता है, इनफैक्ट बहुत ही सपाट कारोबार TCS का। इन्फोसिस करीब 1.5% नीचे है। वायदे बाजार में HCL टेक की क्या पोजीशन आप लेना चाहेंगे इस समय? ऑफकोर्स माहौल तो नेगेटिव ही कंपनी कह रही है रहेगा। I'm sure you're asking जी सिद्धार्थ जी, वायदे बाजार पर आप ही राय देंगे। So मुझे नहीं लगता कि आईटी स्टॉक्स में बहुत ज्यादा डाउनसाइड है। हालांकि प्रिफर्ड स्पेस हम विप्रो बाय करने की सलाह काफी टाइम से दे रहे हैं और उसमें ही लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए बोलेंगे, लेकिन ये न्यूज के चलते हुए अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि HCL टेक, इन्फोसिस या TCS 10-15% करेक्शन आ जाएगा, तो मुझे नहीं लगता दैट इज द केस। जितनी विजिबिलिटी, अर्निंग्स की विजिबिलिटी नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के लिए आईटी कंपनीज को है, मुझे नहीं लगता उतनी विजिबिलिटी कोई और क्षेत्र में इतनी क्लियरली है। तो भले ही वो कह रहे हैं कि थोड़ा स्लो कम आएगा रेवेन्यूज, बट दैट डजंट मीन कि पीपल विल स्टार्ट सेलिंग इट ऑफ। तो अगर HCL टेक को अगर मुझे खरीदना है तो यहां से अगर डाउनफॉल आता है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन 915-910 के आसपास ये स्टॉक को सपोर्ट है, दैट इज द लेवल प्रॉब्ली आई वुड गो लॉन्ग इन HCL टेक। इन्फोसिस में लास्ट मंथ में भी हमने शॉर्ट स्ट्रैंगल करके पैसा कमाया और इस मंथ में भी हमें लग रहा है कि अगर 2100 ऑन द लोअर साइड और 2250, 2300 ऑन द हायर साइड की अगर रेंज ले, लास्ट मंथ से हम बड़ी रेंज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक्सपायरी थोड़ी लंबी है छुट्टियों के बावजूद। तो 2100 ऑन द लोअर साइड और 2300 ऑन द हायर साइड की अगर स्ट्रैंगल बनाए तो इन्फोसिस में भी पैसा बनाया जा सकता है और विप्रो को बाय ऑन डिप्स करें। ओके, तो बाय ऑन डिप्स ये होगी रणनीति यहाँ पर विप्रो पर, ऐसा मानना है सिद्धार्थ का। वक्त है आप सबसे विदा लेने का। सिद्धार्थ, देवांग और जय, आप तीनों का शुक्रिया आज सुबह पहला सौदा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाजार एकदम फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी पर सिंगल डिजिट में नुकसान है, 4.8 पॉइंट का। मिड कैप शेयर अब हरे निशान में लौटते हुए और स्मॉल कैप शेयर की मजबूती बरकरार है। और एक बड़ी वजह यह भी है कि पिछले 1-2 दिनों में जो खरीदारी स्मॉल मिड कैप शेयरों में खरीदी की गई है वो कैश मार्केट में बिकवाली हो नहीं सकती, सेटलमेंट्स बैंक हॉलीडे की वजह से जो दिक्कतें हैं इसके चलते शायद अभी भी मजबूती के साथ बने हुए ये सारे स्टॉक्स। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपको कि नए साल की शुरुआत तो सुस्ती के साथ हुई, लेकिन पूरा साल कैसा रहेगा, क्या ट्रिगर्स है, किस वजह से तेजी होगी, क्या रिस्क है, कितनी बाजार में तेजी हो सकती है और किन सेक्टर्स में आपको मौके मिलेंगे निवेश के, इन सब पर हम बातचीत करेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट MD रामदेव अग्रवाल साहब से इस छोटे से ब्रेक के बाद। हरे और लाल निशान के बीच कश्मकश में है बाजार। इस वक्त 25 अंक ऊपर है सेंसेक्स, निफ्टी 1 अंक नीचे। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने लेकिन लगातार तीसरे दिन आउट परफॉर्मेंस देने की ठान रखी और फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के पहले दिन भी यहां पर हरे निशान के साथ ही शुरुआत हुई और हरे निशान में ज्यादातर वक्त बने रहने में कामयाब मिड कैप इंडेक्स। स्मॉल कैप शेयरों में ज्यादा बेहतर एक्शन दिख रहा है आज के लिए और यही वजह की सेंसेक्स निफ्टी फ्लैट है, उसके बावजूद 725 शेयर पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और 370 शेयरों में कमजोरी का रुझान आपको नजर आएगा। नए साल पर फोकस, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के जॉइंट MD रामदेव अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। स्वागत है सर आपका CNBC आवाज पर। 2015 वित्त वर्ष काफी बेहतरीन रहा है बाजार में रिटर्न्स के लिहाज से, 25% सेंसेक्स निफ्टी, 48% मिड कैप स्मॉल कैप शेयर। क्या 2016 में इसी तरह के रिटर्न्स की, इसी तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा सकती है? अभी जो पिछले 12 महीने में जो हुआ है उसको रिपीट करना अगले साल
इज डिफिकल्ट, मतलब कुछ भी हो सकता है, इससे भी बड़ा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि ग्लोबल एनवायरनमेंट बहुत जबरदस्त है, मतलब लिक्विडिटी, द होल वर्ल्ड इज फ्लोटिंग इन लिक्विडिटी एंड मोर लिक्विडिटी इज गोइंग टू कम इन. सो लिक्विडिटी इज नॉट एन इशू, द इशू इज द इकोनॉमी. आई मीन हाउ, मतलब कितना फास्ट ये इकोनॉमिक रिस्पांस आने वाला है, जो ग्रोथ जो वेट कर रहे हैं लोग इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो कितना दिन वेट कर रहे हैं. अभी तक थोड़ा सा म्यूटेड है. होपफुली नया साल चालू हो गया, नया चेकबुक आएगा सरकार के पास, 4-6 महीने का जो आपका डिप्रेस ऑयल प्राइस है, ये सब कॉम्बिनेशन, लोअर इंटरेस्ट रेट ऑल्सो, मतलब एक डेल्टा जो अगले 4-6 महीने में होने वाला वो है सिग्निफिकेंटली लोअर इंटरेस्ट रेट. तो गवर्नर साहब कितना फास्ट जाते हैं उसके ऊपर. सो ये सब, अच्छा कॉर्पोरेट अर्निंग्स थोड़ा स्लो है, तो उसके कारण से ये समझ में आ रहा है कि कितना अच्छा होगा. लेकिन एक बात पक्का है कि डाउन साइड बहुत लिमिटेड है यहाँ से, मतलब टेम्परेली 5-10%, 12% ग्रोथ ये हो भी सकता है, करेक्शन हो भी सकता है, बट डाउन साइड इज लिमिटेड. एंड अप साइड वेन एवर द ट्रेन स्टार्ट्स, द ग्रोथ स्टार्ट्स, आई थिंक वी आर गोइंग टू हैव अ गुड 3-4-5 years ऑफ एक्सपांशन. तो उसके लिए टिकट अभी से कटानी पड़ेगी. सो विद अ डाउन साइड ऑफ 10% और एंड अपसाइड ऑफ 100% इन नेक्स्ट 5 years, आई थिंक 3 से 5 साल का हॉराइजन लेके इट इज स्टिल गुड टाइम टू इन्वेस्ट. अभी बड़ा मौका है तेजी करने का, लेकिन क्योंकि हम नए वित्त वर्ष की बात कर रहे हैं, रामदेव जी आपने कहा रेट कट का माहौल अब और भी स्ट्रांग हो जाएगा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स फिर से फोकस में रहेंगे और उम्मीद है कि वहां पर परफॉर्मेंस बेहतर होगा. इसके अलावा इस नए वित्त वर्ष के लिए कौन से दूसरे बड़े ट्रिगर्स हैं जो ड्राइवर साबित होंगे बाजार में इस तेजी की जो आप बात कर रहे हैं? सो सबसे पहले तो मतलब मदर ऑफ ऑल द ट्रिगर इज कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ. मतलब अब उसमें उसके जो वेरिएबल्स हैं वो एक तो ग्लोबल इकोनॉमी, देन आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी एक बहुत बड़ा कॉस्ट फैक्टर है. थर्ड है कि भाई इन्वेस्टमेंट साइकिल कब चालू हो, तो जितने भी कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज हैं उनके ऑर्डर फ्लो चालू होंगे, बिकॉज दे आर लिटरली डेड, देयर इज नो नेट ऑर्डर. तो वहां पर ग्रोथ बहुत बड़ा दिखेगा शुरू में, कि मतलब जहां पर 500 का ऑर्डर बुक है वहां पर 5 लाख का ऑर्डर आ जाए, तो सडनली यू सी अ मैसिव ग्रोथ एक्सप्लोजन इन दोस काइंड ऑफ कंपनीज. सो ये जो इन्वेस्टमेंट का कार्यक्रम है वो, और ग्लोबल इकोनॉमी, एंड थर्ड इज योर ओन इंटरेस्ट रेट, ये 3-4 वेरिएबल्स हैं विच एक्चुअली शुड प्ले पॉजिटिव इन नेक्स्ट 12 months. बिल्कुल रामदेव जी, ये शायद पूरे साल भर के जो ट्रिगर्स हैं वो आप बता रहे हैं, लेकिन इमीडिएट अब बाजार के लिए जो अगले हफ्ते ट्रिगर है वो है 7 अप्रैल, यानी कि अगले मंगलवार को आने वाली पॉलिसी का. क्या लग रहा है आपको, क्या पॉलिसी में जो आम राय है कि इस बार कोई बदलाव नहीं होगा, रेट कट नहीं करेंगे आरबीआई गवर्नर, क्या आप भी वही सोच रहे हैं या आपको लगता है एक कट हो सकता है? मेरे ख्याल से जिस ढंग से उनका फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है, जिस गति से 4-5 बिलियन और हर क्वार्टर हर वीक में आ रहा है, तो मुझको लगता है कि ही शुड फर्दर कट द इंटरेस्ट रेट. आपने कहा कि सबसे बड़ा ट्रिगर मदर ऑफ ऑल ट्रिगर्स अर्निंग्स ग्रोथ ही रहेगी. जब रिजल्ट सीजन अब हम शुरू होता ही देखेंगे जल्द ही, आपको लगता है कि 1-2 क्वार्टर अब भी खराब प्रदर्शन देखने को मिलेगा, या फिर कुछ ऐसी संभावना भी है कि आगे भी ये स्लो डाउन रह सकता है? लग तो ऐसे ही रहा है, मतलब एग्रीगेट में, मतलब इंडिविजुअल कंपनीज की बात अलग है, जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर गोना डू वेल, तो उनकी बात अलग है. बाकी ऐसा पूरा एग्रीगेट में लेंगे आप तो क्लियरली इट इज अ स्लो डाउन कंटिन्यूइंग फॉर एटलीस्ट ये मार्च क्वार्टर में तो नहीं लग रहा है. अभी क्या है, ये जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज थे उनको भी करेंसी ट्रांसलेशन में काफी मार पड़ने वाली है, तो वो भी एक स्लो डाउन में काम ये हो जाएगा. फिर मतलब इसके आगे मतलब शॉर्ट टर्म अर्निंग्स में ऐसा कोई बहुत बड़ा पिकअप दिख नहीं रहा है. लेकिन एक फैक्टर जिसके लिए आपसे मैं कई बार पहले भी बात कर चुका हूं, और आपने कहा था कि क्रूड में बहुत तेज गिरावट होगी. जब $120 ये क्रूड का दाम हुआ करता था, और आप तब से क्रूड में लगातार कमजोरी की बात कर रहे हैं और अब इन लेवल्स पर आ गया. ये कितना अहम है, और क्या इसी तरह की क्रूड की गिरावट बरकरार रहेगी नए वित्त वर्ष में भी, और हमारी इकोनॉमी के लिए इसका फिर इम्पैक्ट क्या होगा? तो सबसे पहला क्रूड का इम्पैक्ट अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल, इन्फ्लेशन ही नीचे आना चाहिए. मतलब कॉस्ट स्ट्रक्चर पूरे इकोनॉमी का नीचे आना चाहिए, क्योंकि क्रूड अकेले ही नीचे नहीं आ रहा है, उसके साथ में कोल का प्राइस नीचे आ रहा है, गैस का प्राइस नीचे आ रहा है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नीचे आ रहा है, तो सब कुछ थोड़ा उसके साथ में दूसरे कमोडिटी भी डूब चुके हैं पूरे, चाहे स्टील हो, एल्युमिनियम हो, सब 20-30% नीचे, सॉफ्ट कमोडिटी भी नीचे है. तो टोटल इन्फ्लेशन हैज टू बी सिग्निफिकेंटली लोअर. ये पता नहीं अपना WPI जो प्रेडिक्टेबल था, जो 60 साल से देख रहे थे, वो तो नेगेटिव में चला गया. सो दैट वो एक प्रेडिक्टेबल लाइन में गया है. अब वो नया जो गॉज आया है कि CPI देखना है,
अब उसकी समझ नहीं है उतना, मतलब फील नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो वो कैसे एक्चुअली तो वो भी 1-2% में आ जाना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा एडामेंट है, 5-6% में अटका हुआ है, वो कभी भी स्लम्प हो सकता है। सो आई मीन वो एक देखना चाहिए कैसे होता है। गवर्नर साहब कितना WPI पे भरोसा करते हैं और कितना CPI पे करते हैं, एंड हाउ वी मूव द इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी, और कितना उनके दिमाग में ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट कंपेयर टू इन्फ्लेशन, वो एक सब बैलेंस वो आगे होगा। इतना मेरे मालूम है कि सब कुछ जो हो रहा है इट इज ऑल फेवरेबल फॉर गुड टाइम फॉर इंडिया। दैट्स अ गुड थिंग रामदेव जी, लेकिन जहां पर भारत में रेट कट होने वाला है, इंटरनेशनल मार्केट और खासतौर से अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने वाली है, तो उसका कितना असर फिर आपको लगता है इमर्जिंग मार्केट्स के फ्लोज पर पड़ सकता है? क्या वो हमने फैक्टर इन कर लिया है, या फिर वो जब रेट्स बदलेंगी बढ़ेंगी तभी उसका ज्यादा असर दिखेगा? अब देखिए ये अनचार्टेड है, मतलब पहली बार हो रहा है, मतलब एक तरफ यूरोप जापान QE कर रहे हैं, मतलब 70-80-90 बिलियन डॉलर यूरो वो इशू करते आ रहे हैं, और दूसरी तरफ टाइटनिंग का मूड बन रहा है बिकॉज ऑलमोस्ट यू आर रीचिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये मेरे ख्याल से तो जो अमेरिका का फुल एम्प्लॉयमेंट है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी, वहां से जॉब्स विल मूव टू और अपॉर्चुनिटी बिजनेस ग्रोथ विल मूव टू यूरोप, जापान, इंडिया, चाइना, तो पूरा फुल वर्ल्ड इकोनॉमी विल गेट लिफ्टेड होपफुली इन द इन नेक्स्ट 4-5-6 क्वार्टर्स बिकॉज एनर्जी प्राइस इज ऑल्सो लो। सो मतलब माहौल बहुत कुछ अलग ढंग से बन सकता है पूरा। तो ये मतलब हम भी सुन रहे हैं कि जो रेट राइज है अमेरिका का या डॉलर स्ट्रेंथ है वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए, और उसके लिए इन्होंने काउंटर साइक्लिकल रिजर्व इकट्ठा करते जा रहे हैं। अब इतना ज्यादा यूरो गलट है, हो सकता है कि वहां के गवर्नर रेज करें तो शॉर्ट टर्म तो रेज हो जाएगा, लॉन्ग टर्म फिर भी ऐसा रहेगा, तो इन्वर्टेड यील्ड कर्व बन जाएगा। तो बहुत कुछ पॉसिबिलिटी है, आई डोंट नो, मतलब मैं मॉनेटरी इकोनॉमिक्स मेरे समझ के बाहर की बात है, बट ऐसा इतना डर नहीं लगता मुझको। तो ऐसे में रामदेव जी ये बताएं कि भारतीय बाजारों के लिए लीडरशिप कहां से आएगी, तेजी कहां होगी? क्या फिर इस लिहाज से जब आप कह रहे हैं कि 7 अप्रैल को भी एक रेट कट हो सकता है, इस पूरे साल होगा, तो फिर वो आपके ऑल टाइम फेवरेट बैंक्स, ऑटो, रेट सेंसिटिव स्टॉक्स यही तेजी को लीड करेंगे, या फिर आप कह रहे हैं कि कंजम्पशन भी भारी भरकम बढ़ने वाला है, तो वो एक थीम हो सकती है? कहां से लीडरशिप आएगी? बहुत डिफिकल्ट है मतलब ये कहने का कि ये थीम बहुत जोर से चलेगा करके, लेकिन जितना बड़ा इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन सामने है तो उसमें इंटरेस्ट सेंसिटिव में द बिगेस्ट इज द बैंक्स, सो लीडरशिप तो वहीं से आनी होगी। बाकी कोई स्पेसिफिक बिजनेस जैसे बहुत बड़ा कैपेक्स, यदि कोई हिसाब से 200, 400, 500 बिलियन डॉलर के कैपेक्स चालू हो जाए, मतलब गवर्नमेंट क्लियर्स ऑल द ग्रोथ हर्डल्स एक के बाद एक करते जा रहे हो, तो लैंड का बिल हो जाए, फिर उसके बाद और भी जो बाकी रिटर्न्स हैं, चाहे टैक्सेशन हो चाहे इनकम टैक्स, वो सब क्लियर करते जाएंगे। ये तो मतलब ये तो हवन है, ये जब चालू होगा तो बहुत जोर से चालू होगा। अभी तक तो आग लगी नहीं है, लेकिन जब लगेगा तो बहुत जोर से लगेगा, और मेरे ख्याल से बहुत लंबे के लिए लगेगा। ये मेरी समझ है, मतलब डाउन साइड इज 10%, सो आई एम रेडी फॉर द डाउन साइड। अप साइड तो वी हैव अनलिमिटेड एपेटाइट। बिल्कुल, सिर्फ 10% के रिस्क है और मुनाफा 100% तक का बन सकता है बाजार में, तो ये मौका मत चूकिए, ऐसा कह रहे हैं रामदेव अग्रवाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर अपनी राय देने के लिए। तो वित्त वर्ष 2016 भी काफी बेहतर होगा और मौका नहीं चूकने की बात कह रहे हैं रामदेव अग्रवाल साहब, तो आपके लिए भी एक मौका है, और वो जस्ट इस छोटे से ब्रेक के बाद है, और वो मौका है जैकपॉट शेयर के तौर पर एक बेहतरीन स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, देगा शानदार रिटर्न। बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। और कई शहरों में बड़े ट्रेड होने का सिलसिला बरकरार है। टेक महिंद्रा एक स्टॉक है जो आपके सामने हाजिर करेंगे, और टेक महिंद्रा में अगर आप देखें तो इस वक्त एक बड़ा ट्रेड होता हुआ दिखा है 0.21, यानी कि यूं कहें कि लगभग 1/4% हिस्सेदारी कंपनी की बदलती हुई दिखी है। 10 लाख शेयरों का कारोबार हुआ है, 636 रुपए 20 पैसे के आसपास स्टॉक उससे नीचे ट्रेड करता हुआ दिखा है। तो टेक महिंद्रा के काउंटर पर एक वॉल्यूम का एक्शन होता हुआ दिखा है, बड़े सौदे के तौर पर। देखना होगा यहाँ पर किस तरह के फंड्स ने खरीदारी या बिकवाली की है, लेकिन एक बड़ा वॉल्यूम 10 लाख शेयरों का टेक महिंद्रा के काउंटर पर होता हुआ दिखा है, तो ये स्टॉक आपके रेडार पर होना चाहिए।
ट्रेंड के विपरीत जो कि आईटी शेयरों में आज कमजोरी का है, ये स्टॉक मजबूत नजर आ रहा है, हरे निशान में ट्रेड करता हुआ। दूसरा स्टॉक है टीटीके प्रेस्टीज, जहां पर भी फंड्स ज्यादा एक्टिव रहते हैं। हालांकि सौदा यहां पर 25,000 शेयरों का ही है, लेकिन यहां पर भी 1/4% हिस्सेदारी कंपनी की बदलती हुई दिख रही है। ये है दूसरा स्टॉक जहां पर वॉल्यूम के लिहाज से एक्शन होता हुआ। और अब वक्त है हमारे जैकपॉट शेयर का, और कौन सा शेयर है जो आपके पोर्टफोलियो में दे सकता है शानदार रिटर्न। चलते हैं सहयोगी वरुण दुबे के पास। देखिए, साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स है हमारा आज का जैकपॉट शेयर। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक के कारोबार में है। 15 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है इस कंपनी के पोर्टफोलियो में। रोटरी स्विचेस, टोरोडियल ट्रांसफॉर्मर्स और वायर डक्ट्स में तो ये कंपनी मार्केट लीडर है। करीब रोटरी स्विचेस में इस कंपनी का करीब 40% के आसपास का मार्केट शेयर है। वहीं एक्सपोर्ट्स, ये कंपनी करीब 30 देशों का एक्सपोर्ट करती है और अपने एक्सपोर्ट्स में से करीब 20% के रेवेन्यूज ये कंपनी जनरेट करती है। प्रमोटर्स का इस कंपनी में करीब 30% के आसपास का शेयर है। इसके अलावा इस कंपनी की सबसे इंटरेस्टिंग बात करें तो L&T का इस कंपनी में करीब 26% के आसपास का हिस्सा है। और दरअसल इस कंपनी के करीब 40% के रेवेन्यूज L&T से ही आते हैं और L&T इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को दरअसल मार्केट भी करता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। सिर्फ L&T नहीं, GE, वही शायद इलेक्ट्रिकल्स और इंडियन रेलवेज भी इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी के FII और बाकी म्यूचुअल फंड का डेटा भी देखें तो जनवरी से मार्च के बीच में म्यूचुअल फंड और FII ने इस कंपनी में अच्छी खासी खरीदारी की है। सुंदरम म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में करीब 1 लाख शेयर खरीदे हैं और 230 रुपए प्रति शेयर के भाव पर इन शेयर को खरीदा गया है। वहीं स्विस फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने भी करीब 1 लाख शेयर इस काउंटर में खरीदे, यानी कि फंड हाउसेस और जो FIIs है वो भी इस काउंटर को लेके अब काफी बुलिश है। इसके अलावा इस कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें तो हमें इस कंपनी के वैल्यूएशन काफी बेहतर लगते हैं। हिस्टोरिकली ये कंपनी करीब 30 से 35 के पी पे ट्रेड करता था, लेकिन बेहतर ग्रोथ के बावजूद ये कंपनी FY17 के करीब 10 टाइम्स पी पे ट्रेड करता है। मार्केट कैप टू सेल्स इस कंपनी का करीब 1 के आसपास है। ROE और ROCE में बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है। ROE 10% से FY17 तक 20% तक जाने की उम्मीद है और ROCE इस कंपनी के 10% से करीब 16% तक जाने की उम्मीद है, यानी कि जितना भी इन्वेस्टमेंट ये कंपनी करेगी उसके ऊपर बेहतर रिटर्न ये कंपनी जनरेट करने का दमखम रखती है। इसके अलावा कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो वो भी हमें काफी क्लीन नजर आती है। करीब 70 से 80 करोड़ के आसपास इस कंपनी के बुक पे डेट है, जो कि कंपनी लगातार कोशिश कर रही है कम करने की। कंपनी के पास करीब 10 करोड़ के आसपास का कैश है। वहीं कंपनी के आउटलुक की बात करें तो ये हमें काफी बेहतर लगता है, क्योंकि कंपनी के L&T जैसे बड़े क्लाइंट कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में है, तो ये विजिबिलिटी दिखाता है कि कंपनी के आगे के रेवेन्यूज काफी बेहतर रह सकते हैं। हाल ही में कंपनी ने 106 करोड़ का ऑर्डर भी जीता था तमिलनाडु गवर्नमेंट से। इसके अलावा कंपनी को बाकी सारे जो अपने क्लाइंट्स हैं उनसे भी बेहतर ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण कंपनी के मार्जिन्स में आगे अच्छी खासी बढ़त होने की उम्मीद है। अगर कंपनी के एक्सपोर्ट कारोबार को भी देखें तो पिछले 5 सालों में कंपनी अपने एक्सपोर्ट को करीब 3 गुना कर चुकी है और कंपनी के जो एक्सपोर्ट है उसमें काफी बेहतर मार्जिन होते हैं। कंपनी US, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में भी एक्सपांशन के प्लान्स बना रही है, जिसके लिए कंपनी फंड रेजिंग के भी प्लान्स बना रही है, जिसके कारण कंपनी के जो आगे के मार्जिन है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। मैनेजमेंट का खुद का गाइडेंस है कि आने वाले 2 सालों में कंपनी के रेवेन्यूज में करीब 20% की ग्रोथ देखने मिलेगी, जो कि आपको पिछले 9 महीने के रिजल्ट्स में भी देखने मिलेगा। कंपनी के रेवेन्यूज में 15% की ग्रोथ देखी गई है और प्रॉफिट्स में तो करीब 33% की ग्रोथ देखने मिली है। और ऐसे ही अगर मार्जिन कंपनी इंप्रूव करती रही तो ये ग्रोथ कंपनी की आगे भी जारी रहेगी। तो एक बेहतर पेरेंटेज है इस कंपनी के पास, काफी अच्छे वैल्यूएशन है, बैलेंस शीट काफी बेहतर है और आउटलुक इस कंपनी का काफी बेहतर है और इसलिए यह है हमारा आज का जैकपॉट शेयर। और वो जैकपॉट शेयर जैकपॉट मूव्स भी दिखा रहा है। लगभग 16% से ज्यादा की बढ़त स्टॉक में आती है और तगड़े वॉल्यूम्स पर साल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार कर रहा है। 272 पर ये काउंटर ट्रेड करता हुआ। ऐसे कुछ और शेयर हम आपके लिए लेकर आएंगे CNBC आवाज पर आगे भी, तो आप ट्यून इन जरूर करिएगा सोमवार और बुधवार को 9:40 पर, जहां पर यह खास पेशकश हमारी रिसर्च टीम आपके लिए लेकर आती है। लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आगे DBS बैंक की इकोनॉमिस्ट राधिका राव हमारे साथ होंगी और ये बताएंगी कि FY16 में भारतीय इकोनॉमी के लिए क्या आउटलुक है, कितने बुलिश आप हो सकते हैं इस समय। ब्रेक के बाद नए वित्त वर्ष की शुरुआत आज से, लेकिन इकोनॉमी के लिए ये साल कैसा रहेगा ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ सिंगापुर से DBS बैंक की इकोनॉमिस्ट राधिका राव कार्यक्रम में शामिल हो रही। राधिका, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। एक सबसे बड़ा ट्रिगर जो हम या यूं कहें कि इवेंट जो हम देखना चाहते हैं हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए, वो है कि क्या एक रेटिंग अपग्रेड का केस
जो पिछले साल हम लगातार बात कर रहे हैं बनता हुआ नजर आ रहा था, क्या इस साल एक रेटिंग अपग्रेड होने की संभावना है? ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज कैसे देखेंगी हमारी इकोनॉमी को? गुड मॉर्निंग। रेटिंग एजेंसीज ने पॉजिटिव व्यू लिया है इंडिया पर कि सरकार ने जो रिफॉर्म स्टेप्स लिए हैं वो पॉजिटिव है। इन्फ्लेशन काफ़ी गिर गया है, ऑल्सो हेल्प बाय लो ऑयल प्राइसेस, और जनरली ग्रोथ का मोमेंटम पिकअप हो रहा है ग्रेजुअली, नॉट वेरी फास्ट। एंड अब देखें तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी बेटर है। फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट ने बोला है कि वो कमिटेड हैं डेफिसिट कम करने में नेक्स्ट ईयर। बट हमारे बेस केस ये नहीं है कि इस साल या अगले साल अपग्रेड होगा। आई थिंक इन 12 मंथ्स टाइम वन कैन होप कि आउटलुक अपग्रेड हो सकता है, जैसे स्टेबल से पॉजिटिव होने की संभावना है। लेकिन पूरा फुल फ्लेज अपग्रेड के लिए आई थिंक और भी काम करना बाकी है। एसेंशियली ये मालूम पड़ना चाहिए कि रिफॉर्म्स जो अभी लैंड एक्विजिशन मेनली एंड लेबर रिफॉर्म्स जो भी स्टक हैं उनको क्लियरेंस करना पड़ेगा, प्लस ग्रोथ हैज टू कम्प्लीटली पिकअप। तो अभी 7.5 नए जीडीपी सीरीज में 7.5 पर है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 7.8% पे जाए, और इस बैकग्राउंड में फिस्कल डेफिसिट को भी कम होना पड़ेगा। तो ओवरऑल मेनी थिंग्स हैव टू स्टिल फॉल इनटू प्लेस रेटिंग अपग्रेड के लिए, लेकिन आउटलुक चेंज हो सकता है इस साल शायद नहीं, बट प्रॉब्ली मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स। ओके, आप जो फिस्कल डेफिसिट को कम करने की बात कह रही हैं राधिका, क्या आप यहाँ पर जो डिसइन्वेस्टमेंट प्लान सरकार ने अच्छा खासा तय किया हुआ है उसके साथ शुरुआत होगी? और जैसे अखबारों में लगातार ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये फ्रंट लोडेड होगा मामला, हर महीने एक इशू लेकर आएगी सरकार, क्या वो काफी कदम रहेगा इस आंकड़े को नियंत्रण में लाने के लिए और टारगेट तक पहुंचाने के लिए? हाँ, ये खबर काफी पॉजिटिव है। अगर ऐसा ही जैसे टाइम टेबल उन्होंने सजेस्ट किया है वैसा हो, जो वैसे डाइवेस्टमेंट सेल्स इंस्टेड ऑफ कि हर साल क्या होता है, एटलीस्ट पिछले 2-3 साल यूजुअली मार्च क्वार्टर में, एंड फिस्कल ईयर क्वार्टर में शुरू होता है, तब देयर मेनी अदर फैक्टर्स इन मार्केट्स का मूड ठीक नहीं, वॉलेटिलिटी होता है या वैल्यूएशन वाज नॉट फेवरेबल, इसकी वजह से काफी और अदर स्टेट पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैव टू बाय अप दीज डाइवेस्टमेंट डील्स, सो वो आखिर में पुश करने की वजह से पैसा होता आया है। लेकिन अगर ये प्लान फ्रंट लोड करने का निकला तो आई थिंक वो बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि टू स्पेस इट आउट इज गुड, ताकि वह 1-2 बंच अप कर सकें या थोड़ी देर रुक सके, तो उनका वो टाइम इज स्टिल ऑन देयर साइड। सो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव थिंग। पिछले 2-3 साल ऑल्सो टारगेट मीट नहीं हो पाया है, यूजुअली ओनली 50% ऑफ द टारगेट इज मेट। सो अगर पहले स्टार्ट करें तो संभावना है कि पूरा टारगेट भी शायद मीट हो जाए और रेवेन्यूज को अच्छा बूस्ट मिलेगा इसकी वजह से। आरबीआई के एक्शन को किस तरह से देखती हैं आप? नए फाइनेंशियल ईयर में शुरुआत 7 अप्रैल से करें, अगली पॉलिसी में क्या उम्मीद है आपकी, और पूरे साल भर में कितना कट हो सकता है? आई थिंक अप्रैल में और एक कट होना आई थिंक चांसेस लो है, क्योंकि उन्होंने फ्रंट लोड किया था मार्च में कट, तो आई थिंक अप्रैल में नो मूव होगा। ऑल्सो आई थिंक बैकग्राउंड में हमें देखना चाहिए कि उन रेट डिसीजन के साथ स्टेटमेंट्स क्या बोलते हैं। आई थिंक हमें लगता है कि स्टेटमेंट्स में ये इंक्लूड होगा कि शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन शायद और ना गिर पाए, क्योंकि तेल ऐसे बॉटम आउट हो चुका है। बारिश, अनसीजनल बारिश की वजह से सेंट्रल वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में काफ़ी गेहूं स्पेशली मेनी ऑफ द सीरियल प्रोडक्शन में डैमेज हुआ है, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन स्पेशली शायद थोड़ा बाउंस करे 2-3 महीनों में। इसकी वजह से हमें नहीं लगता कि आरबीआई गिवन दिस बैकग्राउंड और कट कर पाएंगे। दैट सेड, इस जून क्वार्टर में एक और कट की संभावना है, लेकिन उसके बाद रेट्स प्लेटो हो सकते हैं, क्योंकि अभी यूएस रेट हाइक्स भी अनसर्टन है। जून और सितंबर का लग रहा है, वैसे हम सोचते हैं कि सिर्फ दिसंबर में होगा, लेकिन मार्केट्स आर टॉर्न बिटवीन जून एंड सितंबर। सो इस बैकग्राउंड को रख के हमें लगता है कि आरबीआई स्लाइटली स्टिल डविश बट कॉशन करेगा इन्फ्लेशन आउटलुक की तरफ से। अगर जून के बाद रेट कट नहीं होना है तो अप्रैल 7 और जून के बीच फिर कितने परसेंटेज पॉइंट्स की आप कटौती रेट्स में एक्सपेक्ट कर रही हैं, और इसका फिर इम्पैक्ट क्या रहेगा? क्योंकि अब भी हमने देखा है जो पिछले रेट कट्स आए हैं वो पूरी तरह से पास ऑन नहीं हुए हैं, इसीलिए ज्यादातर कंपनियां अपनी स्पेंडिंग भी बढ़ा नहीं रही, इन्वेस्टमेंट बढ़ा नहीं रही है। तो वी कम बैक टू द सेम सिचुएशन कि ग्रोथ पिकअप करने में टाइम लगेगा, और अगर जून के बाद भी रेट्स प्लेटू होने वाले हैं तो फिर ग्रोथ वाकई में लौटने में कितना समय लग सकता है राधिका? मैं आपका पहला क्वेश्चन पहले आंसर करती हूँ कि जून क्वार्टर में कितने और कट्स बाकी हैं। वी थिंक सिर्फ और एक 25 बेसिस पॉइंट कट हो सकता है, सो रेट्स विल प्लेटो एट अबाउट 7.25%। फिर
वन ऑफ कोर्स आई कंप्लीटली अग्री विथ यू कि रेट्स पास ऑन नहीं हो रहे हैं. आई थिंक वो एक पार्टली सप्लाई इशू है, पार्टली डिमांड इशू है. आई थिंक जो कंपनीज को वर्किंग कैपिटल, शॉर्टर टर्म कैपिटल चाहिए थे वो बैंक लोन से नहीं, इनफैक्ट बॉन्ड मार्केट से आ रहे हैं, बॉन्ड मार्केट, कमर्शियल पेपर्स. सो वहां के इशुएंसेस काफी बढ़ गए हैं. दैट्स वन. और बैंकिंग सेक्टर बाय इटसेल्फ आई थिंक काफी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी एंड एनपीएल्स एंड ऑल्सो. वो भी क्लियर होना बाकी है. इसकी वजह से आई थिंक इवन डिस्पाइट आरबीआई का 75 बेसिस पॉइंट कट पूरी तरह से पास नहीं हो पाएगा. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द बेस रेट्स अभी तक मूव नहीं हुए हैं, बारिंग 1 or 2 बैंक्स. तो पहले डिपॉजिट रेट्स कम होते हैं, उसके बाद ही लेंडिंग रेट्स कम होते हैं. एंड इवन इफ द बेस रेट्स गो डाउन अभी 30 बिप्स से, इट माइट नॉट बी इनफ कि डिमांड को चालू करे, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का अगर आप देखें स्पेस, वहां पे तो 8.5% में लोग फंड्स रेज कर रहे हैं, लेकिन बैंकिंग रेट्स आर स्टिल अबाउट 9.5-10%. तो इस सिनेरियो में आई थिंक इमीडिएट बूस्ट शायद ना मिले, बट आई थिंक ग्रोथ जो रिबाउंड होगा वो आई थिंक नॉन मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प से होगा. तो जो स्टॉल प्रोजेक्ट्स हैं वो गैस होंगे और इन्फ्लेशन कम होने की वजह से परचेसिंग पावर पे बढ़ोतरी होगी. राइट. राधिका, ये बताइए फिर इस साल के लिए करेंसी पर आपका क्या आउटलुक है? रुपए में किस तरह की रेंज आप देख रही है? हमारा इन हाउस एस्टिमेट ये है कि डॉलर रुपी और ऊपर जा सकता है, मेनली बिकॉज आरबीआई मीन जो सेंट्रल बैंक है वो जो इतना स्टेडी फॉर पोर्टफोलियो इनफ्लोस आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि एफएक्स रिजर्व्स बढ़ाना है और मार्केट वॉलेटिलिटी भी कम करना है. इसकी वजह से वो कॉन्स्टेंटली डॉलर रुपी के डाउन साइड में है. और ऑन दी अपसाइड आई थिंक हमें लगता है कि जैसे मार्केट्स एडजस्ट करेंगे यूएस रेट हाइक एक्सपेक्टेशंस के लिए, आप डॉलर में फिर से वो स्ट्रेंथ देखेंगे जो पिछले महीने हमने देखा था. सो व्हेन दैट कम्स आई थिंक डॉलर रुपी ज्यादा और ऊपर बढ़ सकता है. लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जो क्लाइंब होगा वो इतना वॉलेटाइल नहीं होगा जितना टेपर टैंट्रम के थ्रू हुआ था. सो इट्स गोइंग बी वेरी ग्रेजुअल, इट्स गोइंग बी वेरी मेजर्ड. इसकी वजह से हमें ब्रॉडर वॉलेटिलिटी को एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलेगा. लेकिन येस, बिकॉज ऑफ डॉलर स्ट्रेंथ आई थिंक डॉलर भी ऊपर जा सकता है करंट लेवल से. ओके, तो ये रहा. तो ये शुक्रिया राधिका आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज इकोनॉमी की तस्वीर अगले साल कैसी रहेगी ये बताने के लिए. और इस बीच बाजार एकदम फ्लैट ट्रेड करते हुए दिखे दिग्गजों पर, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की तेजी बरकरार. और पिछले कुछ मिनटों में एक इंटरेस्टिंग एक्शन बैंक निफ्टी का कमजोर शुरुआत होने के बाद अब हरे निशान में वहां नजर रखिएगा. फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए एसएनबीसी आवाज के साथ. कमोडिटी मार्केट पर हमारी नजर रहेगी और साथ ही आपको बताएंगे आवाज आईपीएल में हमारे तीनों ही जानकार क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे. नमस्कार.